ये मान लो कोई माउंटेन है, तो ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होते जाते हैं। तो अगर यहां पर टेम्परेचर मान लो 32 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर घटते जा रहे हैं। तो अब इन सभी में यहां की जो वायु होती है, ऊपर भाग की वायु, ये ठंडी और सूखी है, और घनी है, कोल्ड एंड डेंस। लेकिन यहां की वायु ये गर्म, ये वार्म। अगर ये गर्म वायु यहां से इधर ट्रांसफर हो जाए तो अब जो यहां स्थिति होगी, ठंडी वायु के ऊपर इस ढाल पर नीचे क्या हो गई, ठंडी वायु। इसके ऊपर आके अब क्या बैठ गई, गर्म वायु। तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ये ऊपरी ढाल है, इसलिए इसे हम अप स्लोप फॉग, अप स्लोप कहेंगे। अब यहां हमें फॉग दिखाई देगा, क्योंकि यहां उपस्थित नमी नीचे उतरकर ठंडी शांत वायु पर बैठ जाएगी। यही होगा अप स्लोप फॉग। तो जो पीक होती है माउंटेन की, शिखरीय भाग होते हैं पर्वतों के, वो आधारीय भागों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। जरा इसको लिख लें। पर्वतों के शिखरीय भाग आधारीय भाग से अधिक ठंडे रहते हैं। अधिक ठंडे रहते हैं। The mountain are cool at the apex or summit than the base, क्योंकि वहां पर उन्हें इंसोलेशन कम मिलता है।
ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो माउंटेन्स आर कूल एट द अपेक्स, देन समिट, अपेक्स और समिट, देन द बेस। तो शिखर पर उपस्थित वायु ठंडी एवं भारी रहती है। ये तो जब सुबह या शाम की स्थिति होती है तब ये शिखरों पर ठंडक ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में ये और आधारी भाग की वायु जो होती है वो अपेक्षाकृत गर्म और ऊंची होती है। द एयर एट अपर पार्ट of the mountain cold and dense, cold and dense, while the air at their base is relatively warm and taller. कि आधारी भाग की वायु गर्म और ऊंची रहती है। आधारी भाग की वायु अपेक्षाकृत गर्म एवं ऊंची रहती है। ये तो अब स्थिति होगी क्या कि यहां अगर हम देखें तो पर्वत के इस ढाल पर यहां की ठंडी और सघन वायु ढाल के साथ नीचे सरकेगी और ये यहां की ये गर्म वायु ऊंची होकर ऐसे फैलेगी। तो इस पूरे अप स्लोप पर हमें नीचे ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु मिलती है। इसीलिए पर्वत के इस ढाल पर अप स्लोप पर हमें फॉग दिखाई देते हैं और ये ऊपरी ढाल है। तो इन्हें हम अपस्लोप फॉग के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो गर्म वायु ऊपर जा रही है और ठंडी वायु नीचे आ रही है तथा गर्म वायु फैल भी रही है। तो फैल रही है तो ये क्या हो गया, एडवेक्शन। अधिवहन और नीचे से ऊपर जा रही है तो ये क्या हो गया, संवहन। तो ऐसे कोहरे को हम एडवेक्शन कम कन्वेक्शन फॉग भी कहते हैं। तो यहां संवहन अधिवहन कोहरा रहता है, दोनों प्रक्रियाएं यहां उत्तरदायी है। दिस इज द कन्वेक्शन कम
एडवेक्शन फॉग कहते हैं। ये तो इसे संवहन, अधिवहन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन फॉग का नाम भी देते हैं। तो हम लोगों ने इन सबको लिखा तो ये यहाँ पर फैल जाती है। स्थिति पर गौर करें कहाँ तक लिख रखा है। तो आधारी भाग की वायु अपेक्षाकृत गर्म एवं ऊंची रहती है। तो यही गर्म ऊंची वायु पर्वत की ठंडी शिखरीय वायु पर फैल जाती है, जिससे कोहरा बनता है। आधार पर क्या होती है? घाटी। घाटी की गर्म आर्द्र वायु ऊंची होकर, उसमें नमी है, ऊंची होकर पर्वत के शिखर पर बैठी ठंडी वायु पर फैल जाती है। ये तो ठंडी वायु पर फैल जाती है। तो नीचे पर्वत के जो स्लोप होते हैं, अब स्लोप, उनमें नीचे जो रहती है संपर्क में ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु पर बैठी ठंडी वायु पर फैल जाती है। द वार्म ह्यूमिड एयर of base of the mountain oblique valley spread over cold air at the top of the mountain. Then fog is formed. और कोहरा बनता है। वही ठंडी वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर। यानी स्थिति ये हो गई, ये पर्वत हैं, तो यहां हमने कह दिया, इसको अगर ऐसे ऐसे बांट दें तो पर्वत के ये जो ऊपर के शिखर हैं, इनके ऊपर ये वायु जो होगी वो ठंडी, ये अब इन भागों में जो बची वायु होगी, ये घाटी पर जो वायु है वो गर्म और आर्द्र है। अगर ये गर्म और आर्द्र है, तो अब जब ये इस पर पहुंचेगी या इस पर जाएगी तो ये एडवेक्शन है। इधर से वायु कब जा पाएगी? जब ये लगातार ऊंची बनी रहे। यहां अगर आप देखें तो ये ठंडी सघन वायु भारी होकर नीचे की ओर प्रवेश करती रहेगी। इस तरीके से पर्वतों के ये ऊपरगामी ढाल पर घाटी के दोनों ओर हमें यहाँ क्या दिखाई देंगे?
फॉग, ये फॉग बन जाते हैं। तो हम लोगों ने अब इन सब को देख लिया तो पर्वतीय फॉग भी समझ में आ गया। अब वाताग्री कोहरा यानी फोर्थ पर आते हैं, फ्रंटल फॉग। अब सबसे पहले हमें फ्रंट समझना पड़ेगा। कौन सा फॉग होता है, फ्रंट क्या होता है, वाताग्र क्या है। फ्रंट तो जब दो विपरीत वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके संगम को, उनके मिश्रण को फ्रंट कहा जाता है। जब दो विपरीत वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इस संगम को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र कहा जाता है। When the two opposite air mass come into contact, they are mixing called front। तो उनके संगम या मिश्रण को हम फ्रंट कहते हैं। अब मान लो कि हमने गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाया, तो अब ये इस पर निर्भर करता है कि किसकी मात्रा कम है और किसकी ज्यादा है। तो अगर हमने ज्यादा गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया तो रिजल्टेंट तो गर्म ही रहेगा, और यदि हमने ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी लिया और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है तब भी रिजल्टेंट ठंडे का ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से जो वायु राशि ज्यादा मात्रा में है उसका प्रभाव हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो रिजल्ट के आधार पर वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, संधोरित वाताग्र और स्थैतिक वाताग्र। तो on the basis of the result of the mixing of the two opposite air masses, there are 4 types of the front. Cold front means अब वहां पर जहां मिक्सिंग हुई वहां ठंडी वायु ज्यादा थी और गर्म वायु कम थी। वार्म फ्रंट मतलब जहां मिक्सिंग हुई वहां गर्म वायु ज्यादा है और ठंडी वायु कम है। तो on the basis of the resultant of the mixing, the fronts are identified into 4 types। तो इस मिश्रण के परिणाम स्वरूप जो दशाएं उत्पन्न होती हैं, हम वाताग्र को 4 प्रकारों में बांटते हैं।
4 प्रकारों में बांटते हैं। Fronts are divided into 4 types. वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। आगे वाताग्र चैप्टर पढ़ेंगे, वहां और डिटेल में बताएंगे, यहाँ ज्यादा नहीं। तो वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्रंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। जब शीत यानी ठंडी वायु राशि मात्रा में अधिक तथा गर्म वायु राशि मात्रा में कम रहती है, तब अगर इनके बीच भिड़ंत हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतेगा? जिसका बहुमत है ये। तो अब ऐसे स्थिति में होता ये है कि ये जो ठंडी वायु वो ज्यादा है और गर्म वायु कम है, तो गर्म वायु मिक्सिंग क्षेत्र में अपने आप को बचाए रखने के लिए गोल हो गई, और तो फिर इसको चारों ओर से ठंडी वायु ने घेर लिया। अब अगर हम यहाँ स्थिति देखें तो जिस जगह पर गर्म वायु होगी तो यहाँ लो प्रेशर होंगे, जहाँ ठंडी वायु होगी वहाँ हाई प्रेशर होंगे। यानी स्थिति ये हो गई, अगर हम समदाब रेखाएं खींचें तो यहाँ लो प्रेशर है और इसके चारों ओर अब हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से अगर ये उत्तरी गोलार्ध है और कोई पवन चली तो फेरल कहेंगे अपने दाईं ओर घूम जाओ। यहाँ से इधर जाना था, दाईं ओर घूम गई, यहाँ से इधर जाना था, दाईं ओर घूम गई, इधर जाना था, दाईं ओर घूम गई। इस तरीके से यहाँ अब साइक्लोन यानी चक्रवात बन जाते हैं। लो प्रेशर में हमेशा बीच में है, तो नीचे से वायु यहाँ क्या होगी, ये लो प्रेशर पॉइंट है, वायु नीचे से ऊपर जाएगी। हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में थोड़ा सा चक्रवात देखा था, जहाँ वायु नीचे आ रही है वहाँ हाई प्रेशर, जहाँ वायु नीचे से ऊपर जा रही है लो प्रेशर, और अब ये इसकी ओर ये विंड्स दौड़ पड़ती है। ये रही। तो यहाँ थोड़ी सी बची थी कौन सी वायु, गर्म वायु, और इधर ये सब कौन सी वायु बैठी हुई है, ठंडी वायु। तो इस तरीके से शीत वाताग्र से चक्रवाती दशाएं बनती हैं।
और चक्रवाती दशाओं में आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या बनते हैं, बादल। और ये बेहतर ढंग से हम लोग जानते हैं कि जहाँ बादल होते हैं वहाँ कोहरा नहीं होता। तो बादल, वर्षा, तीव्र पवनें शीत वाताग्र के लक्षण हैं, इसीलिए इनमें कोहरा नहीं होता। तो शीत वाताग्र में जो रिजल्ट होता है शीत वाताग्र का क्या क्या है, शीत वाताग्र अगर बना है, कोल्ड फ्रंट बना है, तो समझ जाइए मौसम कैसा होगा। कोल्ड फ्रंट मौसम, कोल्ड फ्रंट वेदर में अब हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्या क्या होगा कोल्ड फ्रंट वेदर में। बादल, वर्षा और पवने, क्लाउड्स, रेन और फास्ट ब्लोइंग विंड्स। ये बात, यानी यहां कोहरा का निर्माण नहीं होता। नो फॉग, कोहरा नहीं बनता। अब अगर हम लोग अगली हेडिंग पर जाएं, उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट, उष्ण वाताग्र, तो वार्म फ्रंट कब बनते हैं, जब गर्म हवा ज्यादा और ठंडी हवा कम मात्रा में। जब गर्म वायु राशि अधिक मात्रा में तथा ठंडी वायु राशि कम मात्रा में मिलती है, इनका जो मिश्रण होता है। तो अब रिजल्ट क्या होगा, अब आप समझ गए। ये धरातल है, तो इस धरातल पर गर्म वायु राशि ज्यादा मात्रा में और ठंडी वायु राशि कम मात्रा में, तो ये ठंडी वायु राशि है। कोल्ड एयर ग्रीन से दिखा दिया आपने, ये एक जगह धरातल पर कम मात्रा में है और अपना कब्जा करके बैठ गई। अब इसके चारों ओर ये गर्म वायु राशि आ गई, इसने इसको घेर लिया। तो जहां पर कैसी वायु राशि है, ठंडी है, तो वहां हाई प्रेशर होते हैं। जहां गर्म वायु राशि है वहां लो प्रेशर होते हैं। तो अब ठीक उल्टी स्थितियां बन गई, और बादल और वर्षा के अगर विपरीत स्थितियां बन जाएं तो कोहरे की स्थितियां बन जाती हैं। यानी ये हाई प्रेशर क्षेत्र है और इसके चारों ओर अब
लो प्रेशर हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलना चाहेगी, लेकिन अब ये किधर घूम जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने राइट हैंड साइड। तो अब इसका जो विंड का प्रवाह होगा वो ये होगा। तो ठीक जस्ट अपोजिट फ्लो हो गया जो कि शीत वाताग्र में था। शीत वाताग्र में आपने देखा था कि ये सब ऐसे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब अगर हम यहां आ जाएं तो अब अगर पवनों को देखें तो ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर यहां हो रहा है तो ये प्रतिचक्रवाती दशा है। प्रतिचक्रवाती दशा है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं ये। तो अब इसका अर्थ ये हुआ, जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं तो जरा अब इसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखें। ये धरातल है, हाई प्रेशर है, तो ऊपर की वायु कहाँ आ रही होगी, नीचे। तो इसका मतलब है आस पड़ोस जहां गर्म वायु है यहां से वायु ये जा रही होगी ऊपर। अब जैसे ये ऊपर वायु गई तो ये ठंडी हुई और नीचे आई, ये है सिस्टम। तो यहाँ क्या बन जाएंगे, वायु के नीचे आने से हाई प्रेशर और यहाँ वायु के ऊपर जाने से लो प्रेशर। वायु जब ऊपर से नीचे आती है तो गर्म होती है, तो यहाँ धूप खिली रहेगी। सनरेज पड़ेंगी यहाँ सब में। यहाँ कोई बादल नहीं होगा, जबकि अगल बगल के क्षेत्रों में यहाँ क्या होंगे, क्लाउड्स होंगे। यहाँ धूप खिली रहेगी, और जब धूप खिली रहेगी तो अब रातें ठंडी होंगी। धरातल ये तो दिन की स्थिति है, रात में यहाँ ये ठंडी वायु का धरातल पर साम्राज्य हो जाएगा। नीचे ये ठंडी वायु उतरने से बन गई, और ऊपर यहाँ ये कौन सी वायु आ रही होगी, ये गर्म वायु। तो यहाँ गर्म वायु की उपस्थिति हो जाएगी। ये गर्म वायु है, वार्म एयर, और ये ठंडी है, टेम्परेचर इन्वर्जन। गर्म वायु में उपस्थित नमी कंडेंस होकर के यहाँ फॉग बना लेगी। नो क्लाउड, ऊपर यहाँ कोई बादल नहीं होगा। अब यहाँ कोई क्लाउड नहीं है, बादल नहीं है, तो यही स्थिति फॉग की है। यानी कि जो वार्म फ्रंट होते हैं, तो वार्म फ्रंट में जो मौसमी दशाएं हैं, उष्ण वाताग्र, का मौसम, वेदर ऑफ वार्म फ्रंट,
क्या क्या होगा? धूप खिलती है, यानी बादल नहीं है। सनशाइन टेक्स प्लेस, ये हो गया। दूसरी जो यहां दशा होगी वो क्या होगा? बादल अनुपस्थित, तभी धूप खिलेगी। क्लाउड्स एब्सेंट, क्लाउड्स आर एब्सेंट। तो अब क्या होगा? धरातल से एवोपरेशन होगा, धरातल कूल होगा। रात्रि में अपराह्न में धरातल ठंडा होने लगता है। लैंड सरफेस कूल्स, पोस्ट नून आवर्स, तो दोपहर के बाद ये ठंडा होने लगेगा। तो अब शाम और रात में क्या हो जाएगा? नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म। टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर देखा जाए तो चौथी दशा क्या हो गई? ताप व्युत्क्रमण। ताप व्युत्क्रमण क्या होता है? नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की वायु गर्म। टेम्परेचर इन्वर्जन। अब क्या हो जाएगा? फॉग, कोहरा। ये है। तो बादल, वर्षा, शीत वाताग्र, कोहरा और धरातल का ठंडा होना कौन सा है? एक तरीके से उष्ण वाताग्र। ये है। अब जो तो कोहरा किस में बना? उष्ण वाताग्र में। कंक्लूजन, तो हम लोग तीसरा वाताग्र भी पढ़ लें। संधोरित वाताग्र, ऑक्लूडेड फ्रंट, अब अगर हम धरातल को देखेंगे तो दोनों पार्टियां, विरोधी वायु राशियां बराबर मात्रा में हैं। तो संधोरित वाताग्र कब बनते हैं? जब दोनों विपरीत वायु राशियां बराबर या समान मात्रा में एक दूसरे से मिलती है। तो शीत वाताग्र कब था? जब शीत ज्यादा थी और उष्ण कम थी। कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर मास was dominant because of its large amount and warm air mass was less dominant or recipient side, that was the cold air mass. In opposite case, warm air mass is dominant because of large size
and cold air mass in recipient side because of lesser amount. But in case of occluded front, both the air masses are almost equal in amount. तो संधोरित वाताग्र बनता है। तो जो संधोरित वाताग्र बनता है, अब उसमें क्या स्थिति आएगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये रहा अर्थ सरफेस। यहां हमने कहा कि लड़ाई भिड़ाई शुरू हुई तो ये वार्म एयर मास कम पड़ गया, दूसरी जगह पर वार्म एयर मास ज्यादा पड़ गया। तो जहां वार्म एयर मास कम पड़ गया वहां उसको कौन चारों ओर से घेर लेगा? कोल्ड एयर मास। मान लो किसी अन्य स्थान पर जहां कोल्ड एयर मास कम पड़ गया तो वो चारों ओर से घिर जाएगा। किसके द्वारा? वार्म एयर मास से। चूंकि कोई किसी से कम नहीं है, तो जैसे दो विरोधी सेनाएं लड़ती हैं आपस में, तो जिसकी जो कमजोर चौकी होती है वो उस पर एक दूसरे को घेर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो एक तरीके से यहां देखा जाए तो ये कोल्ड फ्रंट है, और यहां देखा जाए तो ये वार्म फ्रंट है। यही दो फ्रंट बन गए। तो अब यहां एक एक रूप से हमें धरातल पर एक के बाद एक अपोजिट फ्रंट मिलते हैं। ऐसी स्थिति को हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। तो पढ़ चुके हैं कोल्ड फ्रंट में यहां क्या होगा, अभी पढ़े थे। क्लाउड्स होंगे, रेन होगी और फास्ट विंड्स होंगे। यहां क्लाउड नहीं होंगे तो सनशाइन होगी। रेन ना होकर के यहां एवोपरेशन होगा। और वायु शांत होगी, कॉम एयर। कहने का मतलब ये हुआ, ये शीत वाताग्र है। तो फिर यहां बादल, जैसा ऊपर पढ़े थे, वर्षा और पवने। यहां धूप खिलती है, बाष्पन होता है, शांत वायु होती है। जस्ट अपोजिट तो यहां फॉग होता है। क्या होता है? कोहरा। तो कोहरा हमें दो स्थितियों में मिलता है। कौन कौन? एक तो वार्म फ्रंट में और दूसरा ऑक्लूडेड फ्रंट में। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है? द को एग्जिस्टेंस ऑफ द वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट इन द मिक्सिंग जोन ऑफ द टू अपोजिट एयर मासेस। जब दो विपरीत वायु राशियों का जहां संगम हो रहा हो और वहां हमें अलग अलग स्थानों पर एक साथ शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र मिले, तो ऐसे फ्रंट को हम संधोरित वाताग्र कहते हैं। क्या बताया? जब
दो विपरीत वायु राशियों के आपस में मिलने से दो अलग अलग स्थानों पर क्रमशः शीत वाताग्र तथा उष्ण वाताग्र की दशाएं बनती हैं, तो इस मिलावट को, इस संगम को संधोरित वाताग्र कहा जाता है। तो कुछ समय बाद यहाँ स्थिति पलट जाएगी, ये स्थिति इसमें बदल जाएगी तो ये इसमें बदल जाती है। एक के बाद एक यहाँ चलते रहते हैं तो धूप खिलती रहती है, बादल वर्षा होते रहते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पछुआ विक्षोभ, कुछ दिन बारिश होती है, फिर धूप खिलती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप खिलती है। तो ये इस तरीके से एक संधोरित वाताग्र बनता है। जब बारिश होती है तो कोल्ड फ्रंट है, और जब धूप खिल जाती है तो वार्म फ्रंट है। पता लगा कि आपके आगरा पर धूप खिली है और यहाँ लखनऊ और इसके आसपास बारिश और बादल है, या उल्टा है, आगरा दिल्ली साइड में बारिश हो रही है और लखनऊ इन सब क्षेत्रों में धूप खिली हुई है। ये सब पछुआ विक्षोभ के लक्षण हैं। तो भारत में जो पछुआ विक्षोभ के कारण जो मौसम बनता है वो वाताग्रीय होता है। अब जहाँ धूप खिलती है सर्दियों में, आप पछुआ विक्षोभ के समय जानते हैं, धूप खिल गई, शाम को कोहरा यानी फॉग दिखाई देता है। वो हमने बताया कि दोपहर के बाद जो होता है, जब वार्म फ्रंट बनेगा तो वार्म फ्रंट के बनने से वहां कोहरा बनता है। तो कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट एग्जिस्ट simultaneously as well as alternatively at the two adjacent places. तो जब दो विपरीत वायु राशियों के आपस में मिलने से दो अलग अलग स्थानों पर क्रमशः शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र की दशाएं बनती हैं, तो इस संगम को हम संधोरित वाताग्र या इस संगम को संधोरित वाताग्र कहा जाता है। When the two opposite air masses meet together, at two different places, simultaneously, जैसे होता है ना, दोनों सक्रिय थे। एक देश की फौज ने एक चौकी पर 10 बजे कब्जा किया, ठीक उसी समय दूसरे देश की फौज ने उसकी दुश्मन की चौकी पर कब्जा किया। Meet together at two different places simultaneously with the conditions of with the weather conditions of
cold front and warm front अल्टरनेटिवली लड़ाई जारी है, कोई नहीं जीता है, क्योंकि दोनों की जो मात्रा है वायु राशि की वो समान है। वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट अल्टरनेटिवली। ये एक के बाद एक बनते रहते हैं। तो जहां वार्म फ्रंट होता है वहां फॉग, और जहां कोल्ड फ्रंट होता है वहां बादल होते हैं। वह स्थान जिस पर शीत वाताग्र प्रभावी है, या शीत वायु राशि प्रभावी है, वहां बादल एवं वर्षा तथा जहां उष्ण वाताग्र प्रभावी है, वहां धूप खिलना दिन में और रात्रि में कोहरा बनना, कोहरा बनता है। ये लक्षण हो गए। दैट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। द प्लेस where cold front is dominant, clouds, rain occurs, and where warm front is dominant, sunshine and fog occurs। ये होता है। तो वहां कोहरा पड़ता है। तो ये एक साथ को एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक ही स्थान पर नहीं, ये और एक समय नहीं। तो एक ही स्थान पर एक समय बादल और फॉग नहीं हो सकते। तो अगर एक जगह पर, किसी एक स्थान पर, जैसे हमने कहा आगरा पर क्या है, बादल और वर्षा है, तो लखनऊ में धूप खिली होगी और रात में कोहरा होगा। अगर ऐसी स्थितियां हम देखें तो ये स्थितियां हमारे यहाँ अल्टरनेटिवली चलती रहती हैं। जब पछुआ विक्षोभ चलता है, तो पछुआ विक्षोभ की जो वर्षा और जो मौसम है वो उत्तरी पश्चिमी भारत का लक्षण है, वो एक वाताग्री दशा है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में पछुआ विक्षोभ सक्रिय रहता है। जिससे संधोरित वाताग्र की मौसमी दशाएं
बनती। वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस becomes active in the winter season over the northwest parts of India, leading into weather conditions of occluded front। ये तो ऑक्लूडेड फ्रंट की स्थितियां बनती, संधोरित वातक। जैसे कह दिया जाता है पहाड़ों पर बड़ी ठंड हो गई है, बर्फ पड़ रही है, प्रेसिपिटेशन जारी है, तो इट मींस कोल्ड फ्रंट चल रहा है। लेकिन अभी मैदानों पर धूप खिली हुई है, तो उत्तराखंड में बर्फबारी और ये सब चल रहा है, तो कोल्ड फ्रंट है। और उत्तर प्रदेश के मैदानों पर धूप खिली हुई है, तो ये वार्म फ्रंट की स्थिति है। तो यहाँ फॉग पड़ने लगता है धीरे धीरे। फिर जब फॉग पड़ गया तो ज्यादा फॉग पड़ता है तो इंसुलेशन घट जाता है, यहाँ का धरातल ठंडा होने लगता है, तो यहाँ धीरे धीरे ठंडी वायु की मात्रा बढ़ने लगती है, गर्म वायु कम पड़ जाती है, तो यहाँ कोल्ड फ्रंट बन जाते हैं। तब तक वहाँ बर्फ पड़ने से आसमान साफ हो जाता है, वहाँ धूप खिलने लगती है। तो अब उत्तराखंड में धूप खिलने लगती है और यहाँ उत्तर प्रदेश के मैदानों पर बारिश होने लगती है। लगभग 4-5 दिन का ये अंतर रहता है। तो समान दशाएं रिपीट करती रहती हैं एक लंबे समय तक। 15 दिसंबर से लेकर के आप 15 अप्रैल तक ये स्थितियां देखते हैं, जिसे हम उत्तर पश्चिम भारत का पछुआ विक्षोभ कहते हैं। ये सब गतिविधियों को चलाता कौन है? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली पछुआ पवनें नमी लेकर आती हैं, जो कि उनकी वायु राशि गर्म और आर्द्र होती है, जबकि हिमालय पर स्थित जो वायु राशि है वो ठंडी और सूखी होती है। तो पछुआ पवनें जो वायु राशि लेकर आई वो गर्म और सूखी हैं, और हिमालय क्षेत्र में स्थित जो वायु राशि है वो ठंडी और सूखी है। तो गर्म और आर्द्र, ठंडी और सूखी एकदम जस्ट अपोजिट पार्टी हो गई। तो वेस्टर्लीज कैरी द वार्म एंड ह्यूमिड एयर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, while the cold and dry air of the Himalayas and North Plain mix together. So this mixing is called the front, and almost the air of the both opposite party is similar in amount. So this mixing means the battle runs for the longer period, about 3 months from 15 December to 15 March, and sometime it may further extends up to the 15th April, 20th April. धीरे धीरे तो ये भारत के संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भाग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कश्मीर तक इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। उत्तराखंड, नेपाल का भी थोड़ा सा भाग आता है, लेकिन फिर जब नेपाल ज्यादा दक्षिण पूर्व की ओर घूम जाता है तो फिर इसका असर नहीं रह पाता, पूर्वी हिमालय पर इसका असर नहीं पड़ता। तो पंजाब हरियाणा मैदान, राजस्थान मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, उत्तराखंड, हिमाचल, जे.एंड.के, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर पछुआ विक्षोभ प्रभावी होता है। तो बहुत बढ़िया प्री के क्वेश्चंस भी आज बहुत हुए हैं, और पढ़ा हम लोगों ने किसका है? मेंस का है। तो आज अगर अभी हम एक और बात कर लें तो हमने वाताग्र के आपको कितने प्रकार बताए हैं? तो वाताग्र के हमने आपको 4 प्रकार बताए। कौन कौन से?
पहला एक प्रकार आपको बताया कि कोल्ड फ्रंट, फिर वार्म फ्रंट, फिर दोनों की मिक्सिंग स्टेट यानी कि ऑक्लूजन फ्रंट या ऑक्लूडेड फ्रंट, देन द स्टेशनरी फ्रंट, फोर्थ स्थैतिक वाताग्र। तो 4 प्रकार के वाताग्र। चौथा, इसे भी लिख लें। फॉग पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली साथ में। स्टेशनरी फ्रंट, स्थैतिक वाताग्र। अब 2 विपरीत वायु राशियां तो हैं, लेकिन अपनी अपनी साइड पर ये खड़ी रहती हैं। तो इधर हमने कह दिया ये जो पार्टी है वो ये गर्म पार्टी है, यहां आके रुक गई है। दिस इज वार्म एयर मास। नाउ दिस वन इज द कोल्ड एयर मास। No one is crossing the boundary line. No actual mixing takes place. No actual mixing takes place. वास्तव में कोई मिलावट नहीं होती। ऐसे वाताग्र को हम स्थैतिक वाताग्र कहते हैं। जब 2 विपरीत वायु राशियां एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित हैं, किंतु कोई मिलावट नहीं होती, तो इसे स्थैतिक वाताग्र कहते हैं। तो इसे स्थैतिक वाताग्र कहते हैं। When the 2 opposite air mass are standing in front of each other, but no mixing takes place, no crosses the border, it is called stationary front. दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं बॉर्डर पर, लेकिन कोई भी बॉर्डर पार करके नहीं आता। तनाव की स्थिति है, लेकिन मिक्सिंग नहीं होती। अगर एक देश की सेना बॉर्डर क्रॉस करके कुछ उसके सिपाही अंदर चले जाते हैं, तो वहां दूसरे देश की सेना, वो भी एक्टिव है, वो उसको चारों ओर से घेर लेती है। तो वही स्थिति है वो शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र की। तो एक सेना को आप शीत वायु राशि, तो दूसरे को उष्ण वायु राशि कह दें। तो जिसके सिपाही जहां बैटलफील्ड पर ज्यादा है, उस वाताग्र पर कब्जा उसी का है, फ्रंट पर कब्जा उसी का है। तो नो फ्रंट इज ओपन फॉर द बैटल बिटवीन द कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास। तो यहाँ जो मौसमी दशाएं होती हैं वो स्थिर रहती हैं और कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होता।
स्थैतिक वाताग्र से मौसमी दशाएं स्थिर रहती है। तो ड्यूरिंग स्टेशनरी फ्रंट weather conditions remain stable. No weather change occur. कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। नो वेदर चेंज अकर। अब हम लोगों को पढ़ना था वाताग्री कोहरा, और वाताग्री कोहरे में हम लोगों ने एक चैप्टर बिना बताए ही पढ़ लिया। बहुत आसान था, लेकिन मेंस में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वाताग्र क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित मौसमी दशाएं। तो इस तरह पर दो वाताग्र से हैं। कौन कौन? उष्ण वाताग्र और संधोरित वाताग्र। तो कोहरे मुख्यतया उष्ण वाताग्र की स्थिति में बनते हैं। अपने टॉपिक पर लौट आए। कोहरा उष्ण वाताग्र की स्थिति में बनता है। कोहरे से मतलब है। तो फॉग इज फॉर्म्ड mainly in warm front conditions. लेकिन साथ में हमने सारे फ्रंट कंडीशंस आपको पढ़ा दिए ताकि हमारा मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन फॉर मेंस? मुख्य परीक्षा के लिए वाताग्र क्या है, क्या है, तथा शीत वाताग्र के समय या शीत वाताग्र से बनने वाली मौसमी दशाओं का उल्लेख करें। छोटा क्वेश्चन बना दिया 150 शब्दों में 10 नंबर का। तो व्हाट आर फ्रंट्स what are fronts? Mention the cold front and associated weather conditions.
ये तो डायग्राम बनाना होगा, बहुत सिंपल डायग्राम है। आप लोगों को जीएस में ऑप्शनल वाले डायग्राम फ्रंटोजेनेसिस वाले कतई नहीं बनाने हैं। जिनका ऑप्शनल भी है वो भी अपना पोल खोल प्रोग्राम ना करें, क्योंकि ऑप्शनल होगा तो अपेक्षा बढ़ जाती है। इसलिए ये ट्रिक होती है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए और सिलेक्ट हों। हमेशा बहुत अधिक ज्ञान बघार करके हम अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाते। तो अगर ये कहीं है, किसी ने कहा कि आप कोई वाहन चला लेते हैं, कहाँ, तो बाइक ही चला के दिखा दीजिए। ये नहीं कि हम हेलीकॉप्टर मंगा के ही चला के दिखाएंगे, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और आपकी सोच अव्यवहारिक मानी जाएगी। तो व्हाट आर द फ्रंट्स? मेंशन द कोल्ड फ्रंट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस। राइट द आंसर इन 150 वर्ड्स फॉर 10 मार्क्स। Another question for मेंस के लिए दूसरा क्वेश्चन यही हो जाएगा, What are the fronts? Mention the warm front, जिसमें कोहरा पड़ता है, warm front and associated weather conditions. सेम वही 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। बाताग्र क्या है? उष्ण बाताग्र तथा उससे बनने वाली मौसमी दशाओं का उल्लेख करें। मौसमी दशाओं का उल्लेख करें। से वही 150 शब्द 10 नंबर 10 मार्क्स का हो गया। और क्या बन सकता है? शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के बीच विभेदन कीजिए। शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र के बीच विभेदन कीजिए। एक 150 शब्द 10 नंबर। Make the distinction between warm front and cold front (150 words for 10 marks). ये है। दूसरा क्या पढ़ा? कोहरा क्या है, उसके विविध प्रकार समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको हम थोड़ा फ्रेम कर दें। व्हाट इज फॉग?
explain its various types. 200 words, 15 मार्क्स, इतना लिखना। वैसे तो 250 में होना चाहिए 20 मार्क्स का। 250 वर्ड्स 20 मार्क्स। कोहरा क्या है? इसके विविध प्रकार समझाइए। तो 250 शब्द, 20 नंबर, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो हमने आपको फॉग पढ़ाया, तो फॉग सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स हैं, कितने प्रकार के हैं वो हमने आपको 4 प्रकार में बताए हैं। उनमें जो प्रकार हैं वो आपको अब कैसे एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ कंटेंट से कोहरा क्या है, फॉग डिफाइन कर लेंगे। उसके लिए अनिवार्य दशाएं, टेम्परेचर इन्वर्जन और कोल्ड अंडरलाइंग एयर, ये 2 बातें आपकी हो गई। टाइप्स में जब आप जाएंगे तो एडवेक्शन फॉग में तो धरातलीय क्षेत्र कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण शीतकाल में ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर शीत वायु राशि आ जाती है और जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, तो नीचे की वायु ठंडी और ऊपर की गर्म। इन सबको आप ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर बहुत जो डिटेल में जो एक्सप्लेन हमने किया है कि वो आपको ज्यादा नहीं करना होगा, कम, क्योंकि यहाँ प्री के भी पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन। डायग्राम आप सभी डाल सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। अब कोहरा एक तरीके से क्या है, प्रेसिपिटेशन तो है, लेकिन प्रेसिपिटेशन के साथ साथ ये एक समस्या भी है। तो फॉग एज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये अदृश्यता उत्पन्न करता है फॉग, और वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो फॉग एज अ प्रॉब्लम, कोहरा। एक समस्या, फॉग एज अ प्रॉब्लम। ये टॉपिक समझना है, क्योंकि ये जीएस में जोड़ दिए जाते हैं। कोहरा वायुमंडलीय दृश्यता को प्रभावित करता है। जिससे परिवहन, आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होती है। बाधाएं उत्पन्न होती है। क्लियर?
ट्रांसपोर्ट के लिए इसे क्या माना जाता है, एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है। बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तथा, तो इसको जरा इंग्लिश कर लें तो फॉग reduces the visibility into air and creates hurdle in the transport परिवहन में ये समस्या उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त कोहरा वायु प्रदूषण को तथा इसके प्रभाव को तीव्र कर देता है। Besides this, fog aggravates air pollution and its effect. Suspended droplets into lower air are the fog. तैरती हुई बूंदिकाएं ही कोहरा है। Suspended droplets into the air are the fog. तैरती हुई बूंदिकाएं ही क्या है, कोहरा है। अब अगर इन बूंदिकाओं में धुआं मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉग। यदि कोहरा तथा धुआं धूम्र मिश्रित हो जाते हैं तो स्मॉग बनता है। If fog and smoke get mixed, then smog is formed. इसको गौर से देख लें, ये स्मोक है, धुआं, इसी में आकर के फॉग मिल गया। तो इनको मिला के अगर हम लिख दें तो स्मॉग। अब धुएं में कार्बन है और अन्य गैसें हैं जो वाटर ड्रॉपलेट के साथ आ जाते हैं। अब इसी स्मॉग से अब यहाँ पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट बनते हैं जो एसिड रेन क्रिएट करता है तथा ब्रोंकाइटिस श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। डर्मेटिस यानी कि स्किन को भी प्रभावित करता है। रॉक्स वगैरह पर वेदरिंग प्रारंभ करा देता है। तो अब ये एग्रेवेट कर जाता है, बढ़ जाता है इसका प्रभाव। The fog and smoke get mixed, then smog is formed. Smoke plus fog is smog. ये है
इसका एसएम ले लिया, इसका ओजी ले लिया, तो स्मॉग बन गया। तो अब ये स्मॉग बन जाता है, और स्मॉग जो है उसके कई पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। स्मॉग के कई पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे तो स्मॉग क्रिएट्स so many adverse effect over the environment। कौन कौन इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कौन कौन बताए। नंबर 1, एरोसॉल तैरती हुई हानिकारक गैसें और पदार्थ वायु में। एसिड रेन एसिड रेन अम्ल वर्षा, श्वसन एवं त्वचा संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज, ये सब क्रिएट होते चले जाते हैं। वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव adverse impact over the vegetation or plant this one। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि फॉग एक क्या है, समस्या है, और ये पर्यावरणीय प्रदूषण से मिलकर के उस समस्या को और घना कर देती है। तो जैसे कि फॉग और स्मोक, तो स्मोक इज अ एयर पोल्यूशन, और अगर ये फॉग से मिल जाए तो ये और एग्रावेट हो जाता है, तो इट बिकम्स द स्मॉग। तो स्मॉग इज व्हाट अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो फॉग इज हेल्पफुल टू क्रिएट द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। लास्ट में आप ये लिख सकते हैं, अर्थात कोहरा द्वितीयक वायु प्रदूषक उत्पन्न करने में
सहायक है, उत्पन्न करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो fog plays an active role in the creation of secondary air pollutant. अब ये तो हम लोगों ने कई आधारभूत चीजें आज पढ़ी और काफी एडवांस चीजों तक भी हम लोग गए। तो फॉग को हमने बिल्कुल बेसिक से लिया, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट से लिया, और आपको ये भी बताया कि फॉग और बादल एक साथ नहीं होते, लेकिन किसी विशाल क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर ये चीजें हमें दिख सकती हैं। जैसे हमने कहा कि लखनऊ में फॉग है और आगरा पर बादल और वर्षा है, तो वो स्थिति वाताग्री दशाओं में कौन सा प्रकार होगा? तो दैट वुड बी द संधोरित वाताग्र यानी ऑक्लूडेड फ्रंट। तो हम लोगों ने वर्षा पढ़ लिया, वर्षा के बाद कोहरा पढ़ लिया। कोहरे को अक्सर लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इस पर हम लोगों के खूब क्वेश्चंस हो गए। और किस अब कोहरे के हम लोग जैसे प्रकार की भी बात होती है, अगर हमें 50 मीटर से कम दिखाई दे रहा है, वायु जो दृश्यता 50 मीटर से कम है, इट इज नोन एज द वेरी डेंस फॉग। और अगर दृश्यता 50 से ज्यादा है लेकिन 100 से कम है, इट इज डेंस फॉग। अब 100 मीटर से ज्यादा दृश्यता है लेकिन 200 मीटर से कम है, इट इज नोन एज द लाइट फॉग। तो हम कोहरे को दृश्यता के परास के आधार पर कई प्रकारों में बांटते हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉग ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ द विजिबिलिटी। दृश्यता की परास के आधार पर कोहरे के प्रकार टाइप्स ऑफ फॉग on the basis of range of visibility तो रेंज ऑफ विजिबिलिटी के आधार पर अगर हम फॉग को बांटते हैं तो वेरी डेंस फॉग फर्स्ट, घना कोहरा, एग्जैक्ट घना कोहरा, ये सही डेंस फॉग। तो डेंस फॉग कब होता है? जब वायु में दृश्यता 50 मीटर से कम रहती है। रेंज ऑफ विजिबिलिटी in the air
is less than 50 मीटर। ये दूसरा, लेस डेंस फॉग, कम घना कोहरा, लेस डेंस फॉग, तो अब जो दृश्यता परास है वो 50 से ज्यादा और 100 मीटर से कम। रेंज ऑफ विजिबिलिटी 50 to 100 मीटर, कम घना कोहरा। बिरल कोहरा थर्ड। लाइट फॉग, तो जो लाइट फॉग है वो क्या होगा, विजिबिलिटी मोर देन 100 मीटर, दृश्यता परास 100 से 200 मीटर। रेंज ऑफ विजिबिलिटी 100 to 200 meter. If visibility is more than 200 meter, no fog. No fog. कोहरा अनुपस्थित, यस, दृश्यता परास 250 मीटर से ज्यादा, 200 मीटर से ज्यादा। रेंज ऑफ विजिबिलिटी, दूर तक हमको दिख जाता है 200 मीटर। तो नो फॉग मीन्स क्लियर। अब ये हम लोगों ने पढ़े इतने। अब बात आती है किसकी, फ्रॉस्ट की, तुषार, ड्यू। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज 2 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब तुषार वगैरह हम लोग अपने अगले क्लास पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे इट इज ओवर। आज के लिए इतना काफी है। फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, फ्रंट, ये सारी चीजें हमने ऐसी पढ़ी हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस प्री और मेंस में बहुत रहते हैं। तो कोहरा क्या है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी बताइए। ये क्वेश्चन भी मेंस का हम लोगों ने तैयार किया है। तो आज हम लोगों ने मेंस के कई क्वेश्चन तैयार किए। पहले तो फॉग पर हुआ, फिर उसी के साथ में वाताग्र कोहरा की वजह से वाताग्र समझना पड़ा। तो वाताग्र के भी 3-4 क्वेश्चन हो गए। इन सबको आप रिवाइज करिए और लिखिए। ओके, दैट्स ऑल राइट।